everyone, welcome back to MedLab Success. I am really happy to see you all again. In our previous lecture, we discussed the basic of lab technician. I hope आप सबको वो क्लास पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. तो आज हम रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे. So take a deep breath, get your full energy back and let's begin today's class. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड. तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड होता क्या है, कब यूज़ होता है और हर एक पर्सन को बेसिक फर्स्ट एड नॉलेज क्यों ज़रूरी है. तो देखो, फर्स्ट एड ना एक इमीडिएट हेल्प होती है जो हम किसी इंजर्ड या सडनली इल पर्सन को प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने से पहले देते हैं. प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने से पहले देते हैं, इस बात पर फोकस करना. मतलब फ़र्स्ट एड को प्रॉपर मेडिकल हेल्प हमें नहीं माननी है. इसके बाद भी हमें अच्छे से प्रोफेशनल एक मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्शन को कम करने के लिए या रोकने के लिए होता है. और देखो, फ़र्स्ट एड का पर्पस पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल रखना, पेन को कम करना और इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना होता है. ये पूरी तरह से सही नहीं करता है. तो चलिए अब हम थ्योरी पे फोकस करते हैं. तो यहाँ भी वही सब लिखा है जो मैंने पिछले कुछ समय में आप सबको समझाया. फर्स्ट एड मीन्स द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव्स. मेडिकल हेल्प मिलने से पहले तत्काल परिस्थिति में जो मदद मिल जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड. उद्देश्य क्या होता है फर्स्ट एड का? लाइफ को बचाना, कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब होने से रोकना और रिकवरी को प्रमोट करना. इसे हम ट्रिपल पी के नाम से भी जानते हैं: प्रिजर्व, प्रिवेंट एंड प्रमोट. अब हम जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें जानना होता है कि हमें फ़र्स्ट एड करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. तो सबसे पहला होता है कि हमें सीन पे सेफ्टी देखनी है. वो सेफ्टी आपके लिए भी देखना है और विक्टिम के लिए भी देखना है. लाइक आसपास फायर तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, ट्रैफिक तो नहीं है, जिससे आप जब फर्स्ट एड करो तब आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप भी सिक्योर रहें और जिसका आप फर्स्ट एड कर रहे हैं वो पेशेंट भी सिक्योर रहे. उसके बाद कभी भी पैनिक नहीं होना है. हमेशा हर सिचुएशन को कामली एंड कॉन्फिडेंटली ट्रीट करना है, क्योंकि जितना आप काम रहेंगे उतना ही आप अच्छे से सोच पाएंगे और जो पेशेंट रहेगा वो भी ज़्यादा नहीं घबराएगा जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. तो यही फर्स्ट एड के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, जैसे कुछ लोग डॉक्टर ABC करके बोलते हैं, कुछ लोग ड्रैप करके और कुछ DRABC करके बोलते हैं. ये इंश्योर करते हैं आपकी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी को. तो आप अगर किसी भी प्लेस पे जाएं और किसी का फर्स्ट एड कर रहे हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो D से होता है डेंजर, जिसमें हमें पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी होती है और हमारी खुद की भी सेफ्टी इंश्योर करनी होती है. हमें आसपास चेक कर लेना होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फायर किसी का डेंजर तो नहीं है. उसके बाद R से आता है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स में हमें देखना होता है कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं. उसे हमें टच करके बार बार चेक करना होता है कि वो होश में है या नहीं. उसके बाद A से आता है एयरवेज. जनरली क्या होता है, जब पेशेंट गिर जाता है तो उसकी जो टंग होती है वो एयरवेज को ब्लॉक कर देती है. तो हमें चेक करना होता है कि वो एयरवेज ओपन है या नहीं. उसके बाद हमें पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करनी होती है और उसके बाद सर्कुलेशन चेक करना होता है. इन सब से इंश्योर होने के बाद ही फर्स्ट एड किया जाता है उनके सिचुएशन के हिसाब से. अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप संभाल सकते हैं और फर्स्ट एड दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात. नहीं तो फिर हमें कुछ और रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आता है कॉल फॉर हेल्प. मतलब इमरजेंसी नंबर को डायल करना होता है या फिर डॉक्टर को बुला लेना होता है. उसके बाद फर्स्ट एड देना होता है जिस टाइप की इंजरी है या जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से. उसके बाद पेशेंट को हमेशा रीएश्योरेंस देना होता है. मतलब कभी भी आपको खुद को नहीं घबराना है और ना पेशेंट को डराना है. उसको कंफर्टेबल फील करवाना है.
अब हम समझेंगे कि फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या नेसेसरी कंटेंट्स होने चाहिए। फ़र्स्ट एड में बैंडेजेस होने चाहिए, स्टेराइल गॉस पैड्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, कॉटन, सीजर्स, ट्वीज़र्स, एडहेसिव टेप, बर्न ऑइंटमेंट्स, पेन रिलीवर्स, ग्लव्स, सीपीआर मास्क, थर्मामीटर और आइस पैक, ये सब होना चाहिए, जो कि ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं। मतलब कोई सी भी सिचुएशन हो, हम इस चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। अब हम जानेंगे क्या क्या कॉमन कंडीशंस होती है फ़र्स्ट एड करने के लिए। तो सबसे पहली और कॉमन होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है ब्लीडिंग, जिसे हम हेमोरेज भी बोलते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कितने टाइप की ब्लीडिंग होती है। आर्टेरियल ब्लीडिंग होती है, जो ब्राइट रेड कलर की होती है, क्योंकि ये आर्टरी से ब्लीडिंग होती है, तो जैसे जैसे हार्ट पंप होता है उस फ्लो में ये ब्लीडिंग होती है। उसके बाद एक होती है वीनस ब्लीडिंग, जो कि डार्क रेड कलर का कलर होता है ब्लड का, और इसका जो फ्लो रहता है वो मतलब इसका फ्लो होता ही रहता है। उसके बाद होती है कैपिलरी ब्लीडिंग, जो कि मतलब सुपरफिशियल स्किन पे होती है, जो थोड़े टाइम बाद जिसका क्लॉट हो जाता है और ज़्यादा गहरी नहीं होती है। बाकी आर्ट्रियल और वीनस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा गहरी होती है। अब ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट एड स्टेप्स देखेंगे हम। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे डायरेक्टली क्लीन क्लॉथ से प्रेशर लगाना है, और जहाँ पे जिस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देना है और प्रेशर और अप्लाई करना है बैंडेज की हेल्प से। और जो क्लॉथ या कॉटन गीला हो चुका है उसको हटाना नहीं है, उसके ऊपर एक और कॉटन रख देना है, और फिर से अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है तो उस जगह पे और प्रेशर लगा के डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब ये एक और कॉमन कंडीशन की बात करेंगे, जो होती है नोज़ ब्लीडिंग, जिसे हम एपिस्टैक्सिस भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जिस पेशेंट को एपिस्टैक्सिस हो रहा है उसको पहले तो कंफर्टेबली बिठा देना होता है, उसके बाद उसे आगे की साइड झुका के बैठने का कहना होता है। फिर नोज़ को 10 मिनट तक पिंच करके कोल्ड कंप्रेशन नोज़ पे देना होता है। थोड़ी देर बाद कोल्ड कंप्रेशन देना होता है, बाकी तो नोज़ को पिंच करके 10 मिनट ऐसे ही बैठे रहना होता है। वो जब हम आगे की साइड झुक के बैठते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है धीरे धीरे। अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंसिडेंट जो एक लैब टेक्नीशियन के साथ होता रहता है वो होता है नीडल स्टिक इंजरी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड रहता है, तो निडल स्टिक होना एक नॉर्मल सी बात होती है। वैसे तो हमें इससे बचना होता है, लेकिन अगर गलती से लग जाए तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जहाँ पर नीडल स्टिक हुई होती है उसे अच्छे से वॉश करना होता है सोप और वाटर से। जेंटल ब्लीडिंग को इनकरेज मतलब जेंटल ब्लीडिंग होने देना होता है। उसके बाद एंटीसेप्टिक लगा लेना होता है और जल्दी से उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना होता है। बाकी HIV हेपेटाइटिस वगैरह का टेस्ट करवा के उसकी वैक्सीन्स ले लेनी चाहिए। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि यहाँ पे निडल स्टिकिंग के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे बोर्ड लगा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर कहीं पे जल जाए तो उसका फ़र्स्ट एड कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम बर्न्स के टाइप जानेंगे। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है जहाँ पे जलने पे रेडनेस हो जाती है। सेकंड डिग्री बर्न जिस पे फफोले जैसे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न मतलब डीप टिश्यू बहुत ज़्यादा जल जाता है। फर्स्ट एड की स्टेप्स होती है बर्न्स के लिए। सबसे पहले तो बर्न एरिया को कूल रनिंग वाटर में 10 से 20 मिनट तक हमें वॉश करना है। फिर स्टेराइल नॉन स्टिक ड्रेसिंग करनी है, मतलब सूखा कॉटन, कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगानी है ज़्यादा। और आइस बटर टूथपेस्ट हमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है बिना कंसल्ट किए। और केमिकल बर्न्स है तो डायरेक्ट वाटर से बहुत देर तक वॉश करते रहना है जिससे केमिकल पूरा की पूरा निकल जाए। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक बर्न है तो सबसे पहले टर्न ऑफ करना है मेन स्विच को। अब हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स का फर्स्ट एड कैसे करें।
जिस लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ है उससे ज़्यादा मूव नहीं करना है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। स्प्लिंट्स आते हैं, उससे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कोल्ड कंप्रेशन देना है जिससे स्वेलिंग कम हो सके। जिस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे पल्स चेक करनी है और डायरेक्ट इमीडिएटली हेल्प लेनी है डॉक्टर से। नाउ हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर शॉक। ये शॉक कोई करंट वाला शॉक नहीं है, ये शॉक है फेलियर ऑफ सर्कुलेशन। मतलब जब प्रॉपर ब्लड हमारे टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे हम बोलते हैं फेलियर ऑफ सर्कुलेशन। अब जब ब्लड टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारी जो स्किन का कलर हो जाएगा वो पेल हो जाएगा। उसके बाद स्किन ठंडी होने लग जाएगी, जो हमारी पल्स तेज़ चल रही थी वो धीरे होना शुरू हो जाएगी, ब्रीदिंग फास्ट लेने लग जाएंगे क्योंकि हमारी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पसीना आने लग जाएगा और ढेर सारा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। अब फेलियर ऑफ सर्कुलेशन के लिए हम फर्स्ट एड जानेंगे। सबसे पहले पेशेंट को लेटा देना है, उसके बाद उसके पैर सीधे करके उसे गर्म कंबल उड़ा देना है, जो भी टाइट कपड़े पहने हैं सब ढीले करना है। उसे कुछ भी खाना पानी इमीडिएटली नहीं देना है क्योंकि बहुत बार जब पेशेंट घबराने लग जाता है या मतलब कोई भी घबराता है या चक्कर खा के गिर जाता है तो हम उसे खाना पानी ऑफ़र करने लग जाते हैं। ऐसा उस समय नहीं करना है और जल्दी से हेल्प लेनी है किसी से। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अगर कोई पॉइज़न ले ले तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो वॉमिटिंग तब तक नहीं करवानी है जब तक एडवाइस ना की हो। बाकी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है, सबसे पहले तो हमें देखना होता है पॉइज़न कौन सा है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है, पॉइज़न कंट्रोल या डॉक्टर्स को कॉल करना होता है, पेशेंट की एयरवेज को चेक करना होता है, ब्रीदिंग चेक करनी होती है और जिसने पॉइज़न कंज्यूम किया है उसे बेहोश नहीं होने देना होता है। उसके बाद अगर पॉइज़न इन्हेल किया हो तो फ्रेश एयर में लेके जाना चाहिए। उसके बाद अगर स्किन पर पॉइज़न लगा है तो उसे वाटर से वॉश करना है अच्छे से। अगर आई पॉइज़न है तो उसे 10 से 15 मिनट तक वाटर से वॉश करते ही रहना है। उसके बाद अगर किसी के गले में कुछ अटक जाए मतलब चोकिंग हो जाए तो उसे कैसे ट्रीट करना है वो समझेंगे। उसके पहले हमें साइंस जानना है कि कैसे पता चलेगा कि किसी के गले में कुछ चले गया है। सबसे पहले तो वो खांस नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा, उसका जो हाथ रहेगा वो गले के आसपास रहेगा और लिप्स ब्लू होने लग जाएंगे। और यहाँ कुछ स्टेप्स है जो कि एडल्ट्स के लिए हैं, वो बताती हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडल्ट्स में हम एक स्टेप कर सकते हैं जो कि होती है हेमलिक मैन्यूवर। बहुत कॉमन स्टेप है जिससे इजीली गले में अटकी हुई चीज़ें बाहर आ सकती है। सबसे पहले तो जिसके गले में कुछ अटक गया उसके पीछे खड़े होना है, उसके पेट पर नेवल पर हाथ रखना है टाइट और इनवर्ड अपवर्ड थर्स्ट करना है, फोर्स लगाना है जब तक ऑब्जेक्ट बाहर ना आ जाए। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश हो गया है तो उसे सीपीआर देना स्टार्ट कर देना है जिससे उसके मुंह से चीज़ जल्दी बाहर आ सके। उसके बाद स्नेक बाइट कर जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड स्टेप्स होती है। सबसे पहले जिस पेशेंट को स्नेक ने काटा है उसे काम करना है। उसके बाद जिस लिम्ब पर काटा है उससे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, जहाँ पर काटा है उससे ज़्यादा कट सक नहीं करना, उस वाउंड को टर्निकेट अप्लाई नहीं करना है, उस प्लेस को ज़्यादा मोबाइल नहीं करना है और जल्दी से जल्दी उसे एंटीवेनम हॉस्पिटल भेजना है। और जब डॉग बाइट कर जाए तो उस वाउंड को हमें सॉफ्ट वाटर से 10 मिनट तक वॉश करना है, एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, टाइटली कवर करके एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए भेज देना है। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो टिटेनस इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आज के समय पे हमारे ज़्यादा फास्ट फूड की वजह से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो हमें बहुत नेसेसरी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना। तो
हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चेस्ट पेन होता है लेफ़्ट साइड, और ढेर सारा पसीना आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, लेफ़्ट आर्म और जॉ में पेन होने लग जाता है। अब इसका फ़र्स्ट एड कैसे देंगे? सबसे पहले तो पेशेंट को आराम से बैठा देना है, इमरजेंसी के लिए कॉल करना है, एस्पिरिन 300 mg देना है, बहुत कॉमन दवाई है ये ड्यूरिंग हार्ट अटैक, और अगर वो एलर्जिक नहीं है तो देना है, और कपड़े ढीले करना है और पेशेंट को शांत करना है, उसे घबराने नहीं देना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। ये भी कॉमन है, जब ब्लड वेजल्स ब्रेन की अफेक्ट होती है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इसमें फेस ड्रूपिंग होने लग जाती है, आर्म में भी वीकनेस आने लग जाती है, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। इस समय भी हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हेल्प लेनी चाहिए डॉक्टर से। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट को लेटा देना है, उसका सिर थोड़ी ऊपर की साइड रखना है, उसे कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं देना है, और जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करना है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो है CPR, इस टॉपिक के बारे में, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी कहीं भी किसी भी समय किसी को भी आ सकती है। तो ये सब लोगों को इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए। जब पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा हो, उसकी पल्स नहीं है, और जब ज़ीरो चांस हो कि वो बच सकता है, तब हमें CPR के लिए रेडी हो जाना चाहिए। इस सिचुएशन में CPR देना मस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट तो वैसे ही नहीं बचा है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि अगर CPR दिया तो फ़ायदा ही होगा, और अगर मतलब इसका कुछ नुकसान है ही नहीं, तो CPR दे ही देना चाहिए। अब CPR की स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। अगर वो पूरी तरह से होश खो बैठा है, उसकी पल्स वगैरह नहीं चल रही है, तो ही हमें CPR देना है। तो पहले हमने रिस्पॉन्स चेक कर लिया, फिर हेल्प के लिए कॉल करना है, क्योंकि 2 व्यक्ति की ज़रूरत तो पड़ती है। उसके बाद एयरवेज चेक करने हैं, उसे ओपन करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, डेप्थ होनी चाहिए 5 to 6 सेंटीमीटर इनर साइड। उसके बाद 100 to 120 पर मिनट कंप्रेशंस होने चाहिए, 2 रेस्क्यू ब्रीथ होती है, और 30 कंप्रेशंस होते हैं। 30 कंप्रेशन देने के बाद हमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, फिर 30 कंप्रेशन करना है, और ये नॉन स्टॉप करना है अंटिल जब तक पेशेंट सांस ना ले ले। ये ABC फॉर फर्स्ट एड, ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। फर्स्ट एड देने से पहले हमें चेक करना होता है ए से एयरवेज की एयरवेज क्लीन है या नहीं, ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं पेशेंट, और उसका सर्कुलेशन चेक करना होता है, पल्स, ब्लीडिंग, और CPR तब देना होता है जब ज़रूरी हो। अब फर्स्ट एड के अंदर ये भी कॉमन चीज़ें जो जानना होती है, जब भी पेशेंट को कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है तो स्ट्रेचर का यूज़ करना है, अगर स्ट्रेचर नहीं है तो ब्लैंकेट से भी लिफ्ट कर सकते हैं या चेयर से लिफ्ट करना है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, और नेक और स्पाइन को सपोर्ट देना है। अब एक अच्छा फर्स्ट एडर कौन होता है? जो शांत स्वभाव का हो और कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर फर्स्ट एड देने वाला कॉन्फिडेंट है तो जो पेशेंट है वो खुद भी नहीं घबराएगा, और वो खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो जल्दी ठीक हो सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है सोचने के लिए। उसे गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे वो सहानुभूति दे सके पेशेंट को और आसपास वाले लोगों को। बेसिक मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, और क्लीनलीनेस और हाइजीन का वो ध्यान रखें। फर्स्ट एड देते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो अब बताऊंगी मैं। हमें हमेशा खुद की प्रोटेक्शन पहले देखनी है, उसके बाद ग्लव्स को यूज़ करना है इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए,
कोई भी कैसी भी मेडिसिन्स नहीं देनी है और कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प को डिले नहीं करना है फर्स्ट एड देने के बाद। अब सेफ्टी फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। ये भी कॉमन सी चीज़ है जो हमने पिछले लेक्चर में समझा ही था कि ग्लव्स वियर करने हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी है, डिस्पोज करना है शार्प ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली। वाइट डस्टबिन्स होते हैं जिसके लिए BMW में वॉश हैंड्स आफ्टर और बिफोर टचिंग द पेशेंट, और वैक्सीनेशन से खुद को अपडेटेड रहना है और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। So this was today's lecture on first aid. I hope आप सबको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इमरजेंसी सिचुएशन में ये नॉलेज लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद मेडलैब सक्सेस। थैंक यू। एंड ये मेडलैब सक्सेस करके इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन फॉलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। थैंक यू।